जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में आपके एग्जाम होने वाले हैं 12 अप्रैल को। बीए और बीकॉम के जो बच्चे हैं सेकेंड सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। बाकी और क्या है गुरुजी, बीएससी और बीबीए वालों का जो एग्ज़ाम है वो 10 मई को होगा। 10 मई 2026 को, यानी नेक्स्ट मंथ में, को करिकुलर कोर्स के अंतर्गत ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। बाकी ये उत्तर प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी विश्वविद्यालय के लिए आपका ये क्लास इंपॉर्टेंट है, जहां सेकंड सेमेस्टर में आपका ह्यूमन वैल्यूज़ का एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। 100 प्रश्नों की श्रृंखला को आपके विश्वविद्यालय का क्वेश्चन पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इसमें आपको 75 क्वेश्चन रहने वाला है, यानी टोटल आपके 175 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है वो 100 प्रश्न, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप वो बाकी जो 100 क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, जा करके आप लोग क्लास जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चले यहाँ पर आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर देख लेंगे। अंडर ग्रेजुएट में सेकंड सेमेस्टर के जो भी बच्चे हैं सभी के लिए ये क्लास आपका होने वाला है। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मूल्यों के प्रकार क्या हैं। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, वैल्यूज़ के कितने प्रकार होते हैं या कौन कौन से प्रकार हैं वैल्यूज़ के। तो इसमें देखें, पर्सनल है, सोशल है, मॉरल है, स्पिरिचुअल है, यानी व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक, ये आपके मूल्य हैं यानी वैल्यूज़ हैं। जो आपका पेपर है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ यानी जो मानव मूल्य हैं उनका ये पूछ रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 7 पापों का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। मैंने पहले क्वेश्चन पेपर में बताया था, महात्मा गांधी के 7 पापों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। 100% ये आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना। तो 7 पापों के सिद्धांत को महात्मा गांधी ने दिया था। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चले क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि एक संगठन में मूल्यों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसमें जो वैल्यूज़ हैं, तो उस वैल्यूज़ का प्राथमिक उद्देश्य क्या होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में। तो सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति बनाना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पूछा गया है आपसे कि कौन सा सिद्धांत एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा है। तो इसमें देखेंगे जो दूरदर्शी नेतृत्व है, ठीक है ना, ये आपका अब एपीजे अब्दुल कलाम से जुड़ा हुआ है। सॉरी फॉर दिस। चौथे का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मूल्यों में चरित्र निर्माण का महत्व क्या है। यानी जो ह्यूमन वैल्यूज़ है, ठीक है ना, क्या है, ह्यूमन वैल्यूज़ है, इनके कैरेक्टर के निर्माण का महत्व क्या है। तो इनका महत्व है नैतिक और जिम्मेदार व्यक्तियों का निर्माण। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5वें का। ठीक है ना। देखें बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं बहुत ही बच्चों के, और जल्दी जल्दी जो है सारी यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट जारी कर दिया है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। देखें वर्तमान प्रथाओं में मूल्यों से जुड़ी सामान्य समस्या क्या है। यानी जो प्रेजेंट टाइम में जो प्रथा चल रही है इसमें जो ह्यूमन वैल्यू है, ठीक है ना, इनसे जुड़ी सामान्य समस्या क्या है। तो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी है, प्रेजेंट टाइम में आप देख ही रहे हैं। ठीक है ना। 6वें का दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है, सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी, यानी जो सोशल मीडिया है हमारा, उसमें वैल्यूज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता क्या है। तो उसमें वैल्यूज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता है कम कनेक्टिविटी। दूसरे का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7वें का। सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर साइबर खतरा है। ठीक है ना। सोशल मीडिया में मूल्यों से जुड़ी, यानी जो सोशल मीडिया में ह्यूमन वैल्यूज से जुड़ी एक महत्वपूर्ण चिंता है कि साइबर खतरा है। ठीक है ना। लोगों के अकाउंट से पैसे चुरा लेना या उनकी डाटा चुरा लेना, प्राइवेसी चुरा लेना, ये सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू ह्यूमन का जो रिसोर्स है उसको चुराया जा रहा है। ठीक है। बहुत ही डीपली हम लोग क्लास को समझते चलेंगे और जल्दी जल्दी। ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन क्या है, देखें भारत में आईटी अधिनियम मुख्य रूप से किस चिंता को संबोधित करता है। तो यह साइबर सुरक्षा और डिजिटल गोपनीयता को संबोधित करता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, पूछा गया है कि एक सतत नीति का उद्देश्य क्या होता है। ये 100% पूछेगा। एक सतत नीति, ठीक है, इसका सतत से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो दीर्घकालिक पर्यावरणीय और आर्थिक संतुलन, इसमें तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, पूछा गया है आधुनिक युग में, यानी जो मॉडर्न एरा है, ठीक है ना, मॉडर्न एरा है, इसमें किस ऑनलाइन प्रथा से नैतिक मूल्यों को चुनौती मिलती है। तो इसमें डेटा गोपनीयता का उल्लंघन होता है, डाटा प्राइवेसी। ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, नैतिकता का मुख्य ध्यान किस पर होता है। नैतिकता यानी इथिक्स का। तो इथिक्स का जो मुख्य ध्यान है
वो नैतिकता और उचित आचरण पर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चले 12 नंबर प्रश्न है, नैतिकता के मूल सिद्धांत क्या हैं? यानी जो आपका बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इथिक्स क्या है? तो वो है आपका हॉनेस्टी, ठीक, फियरनेस और रिस्पेक्ट, यानी ईमानदारी, निष्पक्षता और सम्मान। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बाबू, लाइक करते चलेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके सपोर्ट आप सभी लोग कीजिए, ताकि जब आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में जाएंगे तो भी मैं आपके लिए आपका को करिकुलर कोर्स का और जो भी सब्जेक्ट है उसका भी मैं क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा। ये BA सेमेस्टर वाला की जिम्मेदारी है। एक बार चैनल पर भी विजिट करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। किस क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है? तो किस क्षेत्र में क्या करा, सार्वजनिक विश्वास के लिए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वास के लिए नैतिकता का गहरा प्रभाव होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है और आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप एग्जाम के बाद अपना सारा क्वेश्चन पेपर भेज के अपना आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। BA सेमेस्टर वाला आपको प्रोवाइड कराएगा। 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। चले क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए धर्मनिरपेक्ष मूल्यों और आध्यात्मिक मूल्यों में अंतर क्या है, ठीक है ना। तो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों यानी जो सेकुलर वैल्यू है और स्पिरिचुअल वैल्यू है, इसमें आपका अंतर पूछ रहा है क्या है। तो जो धर्मनिरपेक्ष वैल्यू है यानी जो सेकुलर वैल्यू है सार्वभौमिक होता है, और जो आपका स्पिरिचुअल वैल्यू है, जो आपका आध्यात्मिक मूल्य है, ये क्या है, व्यक्तिगत और विश्वास आधारित होता है, ठीक है ना। स्पिरिचुअल वैल्यू आपका पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्यों को कैसे लागू किया जाता है? जो संस्थाओं में आध्यात्मिक मूल्य यानी जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, इसमें आपका स्पिरिचुअल वैल्यू को कैसे लागू किया जाता है? तो इसमें आपके कर्मचारियों की भलाई और नैतिक नेतृत्व के द्वारा, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन है, आध्यात्मिक मूल्यों की यानी जो स्पिरिचुअल वैल्यू है, इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यू की मुख्य विशेषता होती है आंतरिक शक्ति और नैतिक जागरूकता, ठीक है ना। इनर पीस एंड इथिक अवेयरनेस, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर पूछा है, CSR का उद्देश्य क्या है? CSR का फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म इस पूछता है, ठीक है ना। तो CSR का फुल उद्देश्य होता है सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक मुद्दों को संबोधित करना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में CSR प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध व्यापार उद्योगपति कौन है? बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल करेक्ट आंसर है रतन टाटा जी हैं। चौथा ऑप्शन आपका, दिवंगत हो गए हैं ये, ठीक है ना। चलिए स्वर्गीय रतन टाटा जी, चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। जितना रिस्पेक्ट दिया जाए इस इंसान को उतना कम है, ठीक है ना। अपने कमाई का लगभग आधा हिस्सा इन्होंने दान कर दिया था अनाथ बच्चों के लिए और हमारे लिए भी, जैसे पोलियो वगैरह और कैंसर की दवा, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है ना। और गाड़ियों का तो इनको अलग ही लेवल पर इनकी गाड़ियों का मजबूती होता है, आप लोग देखे होंगे। चले 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस क्या सुनिश्चित करता है? तो जो अच्छा कारपोरेट गवर्नेंस होता है, यह आपको जवाबदेही, निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण को कौन सा ग्रंथ प्रेरित करता है? निर्णय लेने में समग्र दृष्टिकोण ये आपका प्रेरित करता है श्रीमद् भगवत गीता। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मा संगठनों में मुख्य नैतिक चिंता क्या है? जो फार्मा संगठन है इसमें मुख्य नैतिक चिंता क्या है? तो समाज, ठीक है, सार्वजनिक से निजी एकाधिकार में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, पूछा गया है विपणन में कौन सी दुविधा अक्सर सामने आती है? तो जो विपणन है इसमें देखा जाए तो धोखाधड़ी, विज्ञापन बनाम उपभोक्ता विश्वास, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर है कि फार्मा कंपनियों के लिए कौन सी मुख्य दुविधा है? फार्मा कंपनियों के लिए उच्च R&D लागत बनाम उचित मूल्य निर्धारण, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है बाबू, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित विपणन में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो इसमें जो है विज्ञापनों में झूठे दावे किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा।
चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि फार्मा विपणन में कौन सी नैतिक चिंता सामान्य है। फार्मा विपणन में, तो फार्मा विपणन में भ्रामक उत्पादक जानकारी आपको प्रोवाइड करा दिया जा सकता है, तो पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें 26 नंबर है कि विपणन उपभोक्ता डेटा के साथ कौन सी चुनौती का सामना करते हैं। तो इसमें डेटा के साथ, ठीक है ना, विपणन उपभोक्ता डेटा के साथ, तो डेटा के साथ डेटा गोपनीयता और व्यक्तिगत विपणन के बीच संतुलन, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार क्या है। फार्मा संगठनों में नैतिकता का मुख्य विचार है रोगी देखभाल से अधिक लाभ को प्राथमिकता देना, दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखें ऑनलाइन प्लेटफार्मों में विपणन से जुड़ी सामान्य दुविधा क्या है। ऑनलाइन प्लेटफार्मों में विपणन से जुड़ी सामान्य दुविधा है संवेदनशील दर्शकों का नैतिक रूप से लक्षित करना, ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, फार्मा उत्पादों की मूल्य निर्धारण में कौन सी सामान्य दुविधा है। तो इसमें सामान्य दुविधा है उच्च R&D लागत बनाम सभी आय समूहों के लिए सस्ती कीमत, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, विपणन लक्ष्यों और नैतिकता के बीच संतुलन में कौन सी चुनौती है। तो इसमें लाभ प्रेरित अभियान बनाम उपभोक्ता की भलाई होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है कि निजीकरण में सामान्य चिंता क्या है, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन। जैसे मान लीजिए अभी BSNL था, तो BSNL को भी प्राइवेटाइजेशन लगभग कर ही दिया गया है, ठीक है ना, रेलवे को भी आधा कर दिया गया है, बाकी जो लाइट, ठीक है ना, जो लाइट वाले थे वो भी सरकारी थे, अर्ध सरकारी या फिर निजीकरण उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, तो उसी को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। किसी भी कंपनी अगर कोई सरकारी है तो उसे प्राइवेट कर दिया जाता है, तो उसी हिंदी में निजीकरण कहते हैं, ठीक है। तो उसकी सामान्य चिंता क्या है, तो सार्वजनिक को सेवाओं, ठीक है ना, जो सार्वजनिक को सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यही इनकी बड़ी चिंता होती है। 31 का चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा की दुविधाओं का मुख्य ध्यान क्या है। साइबर सुरक्षा की मुख्य दुविधाओं का ध्यान क्या है, तो मुख्य ध्यान है इनका उपयोगकर्ता, क्या कर रहा है, उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा करते हुए सिस्टम की पहुंच बनाए रखना, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड। चले, पूछा गया है जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में कौन सी दुविधा है। जैविक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देने में दुविधा होती है उच्च लागत बनाम उपभोक्ता की वहनीयता, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वहनीयता मतलब खरीदना, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 34 क्या देखिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती क्या है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में मुख्य चुनौती होती है तात्कालिक लाभ बनाम दीर्घकालिक स्थिरता, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा क्या है। साइबर सुरक्षा प्रथाओं से संबंधित नैतिक मुद्दा संगठनों द्वारा व्यक्तिगत डेटा का दुरुपयोग, दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें, गुणवत्ता आश्वासन में सामान्य दुविधा क्या है। सामान्य दुविधा है लागत कम करना बनाम गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर है, जैविक कृषि प्रथाओं में कौन सी दुविधा है। जैविक कृषि प्रथाओं में दुविधा है पर्यावरणीय लाभों के साथ विस्तारशीलता को संतुलित करना, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर है, गुणवत्ता मानकों के कार्यान्वयन में मुख्य चिंता क्या है। तो इसमें मुख्य चिंता की बात करी जाए तो, ठीक है ना, उत्पादन परीक्षण को सीमित करना, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया इसमें बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस क्या है। बाजारों को स्थिर करने में नैतिक बहस है आर्थिक स्थिरता को सामाजिक समानता के ऊपर प्राथमिकता देना, पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर पूछा गया है, साइबर सुरक्षा नैतिकता में मुख्य चुनौती क्या है। साइबर सुरक्षा में नैतिकता मुख्य चुनौती, ठीक है ना, बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर है। देखें निगरानी और गोपनीयता अधिकारों के बीच संतुलन, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया आपसे, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम में
उत्पादकों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं यानी जो उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इकोसिस्टम तंत्र में जो उत्पन्न कर रहे हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, तो उनका मुख्य कार्य है सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उत्पादन करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 41 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 42 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन से जीव पारिस्थितिकी तंत्र में विघटनकर्ता माने जाते हैं, तो यह माने जाते हैं बैक्टीरिया और कवक। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन से ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं, तो यह दूसरे ट्रॉफिक स्तर पर होते हैं खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखें पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, इकोसिस्टम में जो ऊर्जा है इसका मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम में ऊर्जा के प्रवाह का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन करता है, तो ऊर्जा एक दिशा में बहती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, पारिस्थितिकी पिरामिड क्या दर्शाता है, तो जो ठीक है ना, पारिस्थितिकी पिरामिड है यह क्या दर्शाएगा, बिल्कुल जीवों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है पारिस्थितिकी पिरामिड। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है। इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है 48 नंबर, एक्स सीटू संरक्षण क्या है। एक्स सीटू संरक्षण क्या है भैया, तो प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवासों के बाहर संरक्षण प्रदान करना। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 48 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है। प्रदूषण नियंत्रण में व्यक्तियों की भूमिका नहीं है वनों की कटाई को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। मानव जनसंख्या वृद्धि का पर्यावरण पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, तो यह संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर है कि सतत विकास क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें कुल 17 लक्ष्य हैं, ध्यान रखिएगा 17 लक्ष्य को एक बार पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो सतत विकास क्या है, तो यह वह विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करता है बिना भविष्य पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में डाले। पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलें क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDGs में से नहीं है, तो जलवायु कार्रवाई, गुणवत्ता शिक्षा और लिंग समानता भी है, आर्थिक असमानता नहीं है। तो इसमें डी ऑप्शन आपका, इसमें चौथा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्र सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार है आपका अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है ना। सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आपका निर्माण नहीं होगा, इसकी अवधारणा पूछा ना, तो अवधारणा होगा तो अपशिष्ट प्रबंधन हो जाएगा आपका, वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन है कि सर्कुलर इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए आप सभी लोग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल अपशिष्ट को कम करना और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 55 है, सततता के संदर्भ में उद्यमिता पर जोर देता है। क्या जोर देता है भैया, बिल्कुल ऐसे व्यवसायों का निर्माण करना जो पर्यावरणीय और सामाजिक रूप से जिम्मेदार हों। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है, बताइए। फूड चेन में, ठीक है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में आपका जो प्राथमिक उपभोक्ता है, तो इसका उदाहरण क्या, प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है घास खाते हुए हिरन यानी मृग। पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम उच्चतम जैव विविधता वाला हो सकता है। कौन सा इकोसिस्टम है जो उच्चतम जैव विविधता वाला है, बताइए। बिल्कुल उष्णकटिबंधीय वर्षावन। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर है, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है
प्रजापतियों, सॉरी इसमें क्या लिखा हुआ है, प्रजापतियों सॉरी उपजातियों क्या है यहाँ पर, टू प्रिवेंट द एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज एंड मेंशन इकोसिस्टम फंक्शंस। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, यह हिंदी वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। 58 का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है आपका, ठीक है ना। प्रजातियों होगा, सॉरी प्रजातियों है, सॉरी फॉर दिस। जैव विविधता संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो प्रजातियों की विलुप्तता जो है इनकी रोकना और जो इकोसिस्टम है हमारा उसके कार्यों को बनाए रखना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से वनों की कटाई का पर्यावरण पर एक प्रत्यक्ष प्रभाव है। डायरेक्ट प्रभाव क्या होता है वनों की कटाई से, तो जैव विविधता का नुकसान होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चले क्वेश्चन नंबर 60 देखें, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। चलें देखिए, पूछा गया है कि पारिस्थितिकी पिरामिडों की अवधारणा का महत्व क्या है, तो इसका महत्व है प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर ऊर्जा, जैव द्रव्य या जीवों की संख्या दिखाने के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन नंबर 61 देखें, पूछा गया है पर्यावरण कानूनों का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो पर्यावरण कानून है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन पर केंद्रित है, बताइए। बिल्कुल पेरिस समझौता है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। पेरिस समझौता कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, भारत में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी का फुल फॉर्म पूछता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी भूमिका क्या है, तो इसकी भूमिका है पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण से संबंधी विवादों को निपटान करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 64 नंबर, क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्वेश्चन नंबर 65 है देखें, वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स मापता है, क्या मापता है भैया, तो यह किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की मात्रा कितनी है उसको मापेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वालिटी इंडेक्स का घटक नहीं है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का घटक इसमें ऑक्सीजन का स्तर नहीं है, बाकी ये तीनों है, अच्छे से इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, देखिए भारत में पर्यावरण कानूनों की निगरानी और प्रवर्तन के लिए कौन सा संगठन मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो यह जिम्मेदार है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, ठीक है ना। यहाँ पर देखें सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, और इसकी स्थापना कब हुई थी 1974 में, पूछेगा तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ओजोन परत को बचाने के लिए ओजोन को नष्ट करने वाले पदार्थों के उपयोग को समाप्त करने के लिए है, तो यह मोंट्रियम प्रोटोकॉल है। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत ही तीव्र गति से मैंने आपको 75 क्वेश्चन लगभग बता ही दिए हैं। भारतीय पारंपरिक ज्ञान का पर्यावरण संरक्षण में क्या महत्व है, तो इसमें महत्व है यह ऐसे टिकाऊ अभ्यास प्रदान करता है जो प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण प्रयास का उदाहरण है, तो पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौता। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का कार्य क्या है, एनजीटी का कार्य है पर्यावरण विवादों और मुद्दों का निपटान करना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, पर्यावरण कानूनों में सतत विकास शब्द का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है विकास जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करता है बिना भविष्य पीढ़ियों की ज़रूरतों को प्रभावित किए। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 है, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रदूषक है जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI द्वारा निगरानी की जाती है, तो AQI निगरानी करता है ओजोन परत की, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 73 का ओजोन यानी O3, ठीक है, क्लियर हुआ। चलें क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, भारत में 2002 के जैव विविधता अधिनियम का क्या महत्व है, बताइए। तो इसका महत्व है यह जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।
आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हमारा भी परिवार 1 लाख का होने वाला है, तो उसमें आप लोग कंट्रीब्यूशन अपना दीजिए छोटा सा। देखिए सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमें और भी मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक पारंपरिक पर्यावरण अभ्यास है? तो यह पवित्र वनों में वृक्षारोपण करना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 75 का। मैंने और भी आपके क्लासेस करा रखे हैं, चाहे तो यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिएगा या फिर प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट में नीचे, बहुत ही नीचे जाना पड़ेगा, तो उसमें भी मैंने लगभग 12-13 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर नहीं मिलेगा तो टेलीग्राम पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं या फिर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा जितने भी मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।